हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में कक्षा 12th के इतिहास की भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में इस चैप्टर में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता। अब इस नाम को सुनते ही एक प्रश्न दिमाग में आता है कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। अब जब ये सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी तो और भी कई स्थान होंगे। जी हाँ, ये सभ्यता भारत के अलग अलग राज्यों में, दूर दूर क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से फैली और अलग अलग टाइम पर इसकी खोजें हुई। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, या हड़प्पा नामक स्थान पर जो सभ्यता है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद वह पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत में ही था तो वो पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशाल जगह थी हड़प्पा सभ्यता की, वो आज वर्तमान सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद चहूदड़ो वो भी पाकिस्तान में है। बनावली वो हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। ये प्रमुख सभ्यताएं थी। इसके अलावा भी कई स्थान हैं जिन पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब एक प्रश्न और दिमाग में आएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में इतिहासकार इतना कुछ लिख देते हैं कि यहाँ पर ऐसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ये उगाया जाता था, वो लोग ऐसे काम करते थे, ऐसा उनका पहनावा था, ऐसा उनका रहने का तरीका था। तो इन चीज़ों को उन्हें कहाँ से पता चलता होगा। तो किसी भी चीज़ का यदि इतिहास में वर्णन किया गया है तो उसके स्रोत होते हैं, उसके कुछ तथ्य होते हैं। तो हमें इन बातों का पता ऐसे चलता है कि इतिहासकार जब खुदाई करते हैं तो खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ऐसा रहता होगा या ऐसा किया जाता होगा, और उन्हीं को हड़प्पा सभ्यता के हम स्रोत कह सकते हैं। हमारी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं और इतिहासकारों ने इन्हीं वस्तुओं का इनके स्रोत के रूप में इस्तेमाल या यूज किया है। अब इन जो वस्तुएं हैं इनको हम एक एक से समझेंगे और इनके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानकारी निकाल सकते हैं, क्या जानकारी निकाल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, तो हम उसको सोचेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता का स्रोत है वो है मोहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों का प्रयोग करते थे। अब ये मोहरें हमें खुदाई में मिली हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर मोहरों का प्रयोग किया जाता होगा। इन मोहरों पर कुछ चित्र टाइप के बने हैं, जैसे कहीं मछली बनी है, कहीं जानवर का बना है, कहीं किसी और जानवर का बना है, अलग अलग चित्र बने हैं। खैर इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन मोहरों से हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई लिपि थी और लोग इसका प्रयोग करते थे। हाँ, इससे ये भी सोच सकते हैं कि हाँ शायद यहाँ पढ़ाई भी होती हो, मतलब लिपि का प्रचलन था, लिखाई का प्रचलन था, तो हो सकता है। ऐसे ही इतिहास में हम हर चीज़ अनुमान के हिसाब से कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है आवास। अब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो यहाँ पर बहुत आवास घर मिले। अब खुदाई की तो उसमें कोई घर अगर कच्ची ईंटों का मिला तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर कच्ची ईंटों से घर बनाए जाते थे। यदि कोई घर पक्की ईंटों का मिला तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि घर पक्की ईंटों से बनाया जाता था। जीने मिलते हैं तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि घर 2 मंजिल होता था या मंजिलें होती थी घर में। स्नानागार मिलते हैं और ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भवन निर्माण प्रणाली के बारे में पता चलता है। तो आवास भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। अब हमारी जो तीसरी वस्तु है मृदभांड। अब मृदभांड शब्द कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनका प्रयोग शायद वो कुछ सामान रखने के लिए करते हों, या कुछ भी आजकल जो मटके चलते हैं या बड़ी बड़ी सुराहें टाइप की ऐसे चलती हैं, तो उन्हीं को मृदभांड कहते थे उस समय।
या इतिहासकारों ने इन्हें उसका नाम दिया है। तो उस समय मृदवांडों का भी प्रयोग किया है। और प्रश्न ये है कि पता कहाँ से चला, तो खुदाई में मिली चीज़ें, और खुदाई में मिली तो हमने अनुमान लगाया कि वहाँ यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है आभूषण। अब हड़प्पा की इस खुदाई में मान लो आभूषण मिले, सोने के मिले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सोना था, चांदी के मिले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि चांदी का प्रयोग था, तांबा के मिले तो तांबा का प्रयोग था। और धातुओं में कहें तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहा जाके हमारी वैदिक सभ्यता में आया, तो लोहा का यहाँ कोई भी मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर लोहे की नहीं मिलती है। और यहाँ पर आभूषणों से एक और बात का पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर लोग कितने धनवान थे। यदि कोई चीज़ कम मात्रा में मिलती है तो मानते हैं कि ये चीज़ बहुत कीमती थी, जो अमीरों के पास ही होती थी। तो इससे असमानताओं का पता लगा सकते हैं समाज में कि कैसी कैसी असमानताएं थीं। उसके बाद है औजार। अब चूंकि लोहा था नहीं तो औजार लोहे के तो बनते ही नहीं थे। पत्थर के, फलकों के, लकड़ी के, इस टाइप के औजार उस टाइम पर बनाए जाते थे। और औजारों का प्रयोग फसलों के लिए किया जाता था। इन सब के लिए हम औजारों का प्रयोग किया जाता था। और औजारों से ये भी है कि वहाँ पर औजार बनाते होंगे तो शिल्पकार वगैरह भी होंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा बाँट। अब बाँट हमें जब खुदाई में मिलते हैं तो सीधी सी बात हम अनुमान लगाएंगे कि इनका प्रयोग माप तौल की प्रणाली में किया जाता होगा। वहाँ पर किसी चीज़ों की माप, जैसे हम आज अपने यहाँ पर हमारे बाँट होते हैं, उसी टाइप के बाँट उस समय भी प्रचलन में थे। और ये हमें खुदाई में मिले हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि इनका प्रयोग शायद माप तौल की प्रणाली के लिए किया जाता होगा। अगला है हमारे मनके। अब मनके क्या होते हैं? मनके विभिन्न प्रकार के पत्थरों, जैसे कार्लियन का पत्थर, सेल खड़ी का पत्थर, ऐसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों से जो छोटे छोटे मोती बनाए जाते थे या कुछ ऐसी चीज़ें, और उनका आभूषणों में प्रयोग किया जाता था, तो उन्हें हम मनके कहते हैं। अब जो मनके हैं, मनकों, यदि हमें मनके खुदाई में मिले तो मनकों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो मनके थे, यहाँ पर शिल्पकारिता का कार्य किया जाता था। क्योंकि जब कोई मनके बनाएगा, इतने छोटे छोटे और इतने सूक्ष्म मनके, तो फिर वहाँ पर ज़रूर शिल्पकार रहे होंगे और उस समय शिल्पकारी का कार्य बहुत प्रचलन में होगा। और पत्थर के फलक भी मिले हैं, तो इससे भी पत्थर के फलक की चक्की टाइप मिली है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ के, और इस प्रकार के जो स्रोत हैं, इनसे हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, खाने पीने का क्या काम था उनका, वो क्या कार्य करते थे, वो हम इन्हीं स्रोतों से पता लगाते हैं। इतिहासकार इन्हीं के द्वारा इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मतलब 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता मतलब स्टार्ट हुई, पनपी और विकसित हुई। लेकिन अब ये ईस्वी पूर्व क्या है, तो ईस्वी पूर्व हमारा जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और जन्म के बाद का ईस्वी। यदि आपने ये वीडियो, यदि आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। जो 2600 से 1900 ईस्वी का जो कालक्रम है, ईस्वी पूर्व का 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का जो कालक्रम है उसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो सारी व्यवस्थाएं थीं, जो सारी उनकी तकनीकियां थीं, वो बहुत विकसित अवस्था में थीं। मतलब यदि इसे विकसित कहते हैं तो कोई प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता भी रही होगी और उसके बाद भी कुछ हड़प्पा सभ्यता रही, तो उनको क्रमशः प्रारंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मतलब टॉपिक बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।